तो कैसे इस एग्ज़ाम की शुरुआत करनी है, मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसमें 3 फेज में एग्ज़ाम होगा आपका। तो साइको के पेपर में आपका क्या होता है कि 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी की हमें शुरुआत कैसे करनी है। एग्जाम के बारे में आप जान गए हैं, बुक्स के बारे में आप जान गए हैं, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली हैं। तो अब शुरू कैसे हमें करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाला है, जिसमें आपको 9,900 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये वैकेंसी इंक्रीज हो, लेकिन 9,900 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आएगा और इसका जो डेट है वो लगभग 10 अप्रैल के आसपास में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। जितने भी लड़के अभी एलिजिबल हुए हैं पिछले एग्जाम में, अगर उनका एएलपी सीबीटी 1 क्लियर नहीं हो पाया है और वो लोग एएलपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब से अगर उनको एएलपी ज्वाइन करना है तो कैसे उन्हें पढ़ाई शुरुआत करनी चाहिए। नए जो छात्र हैं जो अभी आईटीआई कंप्लीट किया है या फिर हो सकता है ग्रेजुएशन, बीटेक या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एएलपी का अगर आपने कंप्लीट किया है तो, और अगर आप अब से शुरू करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो कैसे इस एग्ज़ाम की शुरुआत करनी है, मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, इन सारी चीज़ों पे हम इसमें बात करेंगे। और एएलपी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हमें टारगेट क्या रखना है, तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है और कैसे हमें पढ़ाई की शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ों से हमें पढ़ना शुरू करें। इन सब पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले देखिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब होती है इंडियन रेलवे में, उनका काम होता है कि जो लोकोमोटिव्स होते हैं, ट्रेन होती हैं, उनको ड्राइव करने का काम होता है। शुरुआत में ये जॉब एएलपी से शुरू होती है, बाद में वो लोको पायलट गुड्स बनते हैं, उसके बाद से पैसेंजर बनते हैं, उसके बाद से मेल एक्सप्रेस बन जाते हैं और उसके बाद से वो लोग चीफ लोको इंस्पेक्टर सीएलआई के तौर पे अपॉइंट होते हैं, जो कि एग्जाम के थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे हमें जाना है। इसका बेसिक जो क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी है, वो है मिनिमम आईटीआई डिग्री। लेकिन 2019 की वैकेंसी के बाद से बहुत सारे लोगों को, बीटेक वाले लोग भी इसमें एलिजिबल थे, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जिसमें खास करके बात की जाए, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये ज़्यादातर इसमें एलिजिबल हैं। इसके सब ब्रांचेज भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन सिविल ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। आईटीआई में मैक्सिमम जो सारे ट्रेड हैं वो एलिजिबल हैं, बाकी कुछ ट्रेड हैं जैसे कारपेंटर वाली जो ट्रेड है, ये सब ट्रेड इसमें एलिजिबल नहीं है। तो उसका जो आप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जिनके भी पास बुक्स नहीं है वो लोग रेलवे का किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक, रीजनिंग का बुक और सामान्य ज्ञान का बुक ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में 10,000 प्लस और रीजनिंग में 8700 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। और सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस के लिए भी आप ये बुक चाहे तो ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो एएलपी 2024 का फर्स्ट स्टेज का जो 15 सेट इसमें अवेलेबल है, तो ये बुक भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसमें 3 फेज में एग्जाम होगा आपका। सीबीटी 1 एग्जाम होगा, सीबीटी 2 होगा और साइको का एग्जाम होगा। सीबीटी 1 का मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 60 मिनट में आपको कवर करने रहते हैं। शुरुआत में देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की है, इस बार 2024 में भी जितने लोगों ने पेपर दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको 75 क्वेश्चन आपका 60 मिनट में बहुत कम टाइम लगा और वो लोग कई क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए या फिर उनका छूट भी गया। तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिस 75 क्वेश्चन में आपको मैथ आते हैं, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, करंट अफेयर्स सबके पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मिनिमम आपको टारगेट लेकर के चलना है 42 प्लस का। 42 प्लस टारगेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीटी 1 का जो पेपर होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन रेलवे क्या होता है, जिस जोन से आप फॉर्म भरते हैं उसमें 15 गुना लड़कों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करता है। तो 15 गुना लड़कों में अगर आपको आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि इस बार की जो 9,900 के आसपास में जो वैकेंसी है, किसी जोन में 400-500 सीट, मगर 500 सीट है तो 15 गुना अगर करेंगे उसका तो 7,500 लड़कों में आपको आना पड़ेगा। और इतने लड़कों में आने के लिए आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 42 प्लस इसलिए मैं कहूँ, कई लड़के ऐसे हैं जो 45-50 तक भी लाने की कोशिश करेंगे, तो मिनिमम आपको 42-45 के आसपास में लाने की कोशिश करनी है आपको। दूसरा पेपर होता है सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, जिसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, पार्ट ई हो गया और पार्ट बी।
पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पेपर एक ही बैठे आपका पेपर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बीच में कोई गैप नहीं मिलता है। पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं और यही आपका मेरिट डिसाइड करता है। जिसमें पार्ट बी आपका होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, जो कि ट्रेड से पूछा जाता है। जिस ट्रेड से आपने डिग्री ली है, जब आप फॉर्म भरते हैं, जो भी ट्रेड आप उसमें डालते हैं, उसी से आपका पेपर होता है। 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें क्या था कि एक नया ट्रेड था फिजिक्स और मैथ को लेकर के। बहुत सारे लड़के, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन था कि आप फिजिक्स और मैथ भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी साथ में निकलती थी। तो इसीलिए फिजिक्स और मैथ आपको ऑप्शन में मिलता था ट्रेड के तौर पे, और बहुत सारे लड़के उसको चूज करके पार्ट बी वाला पेपर वो लोग आसानी से क्लियर कर लेते थे। लेकिन इस बार आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से ट्रेड से चूज किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से आपने ट्रेड किया हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही कुछ पार्ट बी में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसका आप डिटेल लिस्ट आप जो है 2024 वाली नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस ट्रेड से आपने किया हुआ है और कौन कौन सा ट्रेड आपको पार्ट बी में चुनने के लिए मौका मिलेगा आपको। तो वो चीज़ आप वहाँ पे देख लीजिएगा। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। बहुत सारे लड़के पार्ट बी में फेल होते हैं। 2019 का डाटा तो यही कहता है, लेकिन देखिए 2024 का भी पेपर नहीं हो पाया है CBT 2 का, तो देखते हैं इस बार कैसा पैटर्न रहेगा। बाकी दूसरी बात यह है कि CBT 2 में इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। 2019-18 वाली वैकेंसी में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, तो बहुत सारे लड़के पार्ट बी में आसानी से क्लियर हो गए थे। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया है कि CBT 2 का जो पेपर है वो हर एक जोन का एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो, नॉर्मलाइजेशन वाली जो चीज़ है उसको हटाया जा सके। तो जब देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका हटता है, तो पार्ट ए में जब नॉर्मलाइज स्कोर जब नहीं मिलेगा आपको, तो क्या होगा कि जो आपका रॉ मार्क्स है उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा मतलब कम जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 60 मिनट में आपको करना रहता है। हालांकि 35% नंबर लाने होते हैं, लेकिन 35% अगर नंबर आप लाएंगे तो आपको 27 प्लस आपको नंबर लाना होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको 30 से प्लस आपको टारगेट कम से कम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए 30 प्लस तो एकदम समझ जाइए कि रिस्की नंबर है। कम से कम आपको 35 के आसपास में नंबर लाने की कोशिश करनी है, जिससे आपका पेपर में कम से कम अगर 35 ना आ पाए, 33, 32, 30 के आसपास में आ जाए, तो आपको ऐसा डर ना बना रहे, पार्ट बी आपका क्लियर हो जाए और पार्ट ए का जो नंबर है वो आपके काम आ सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 30 प्लस आपको टारगेट बना के रखना है। तीसरा पेपर आपका होता है साइको का पेपर। सभी के लिए देना इंपॉर्टेंट होता है। पहले 2018 में जब वैकेंसी निकली थी तो टेक्नीशियन वालों के लिए ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन एएलपी के लिए आपको साइको का पेपर देना कंपलसरी होता है। तो साइको के पेपर में आपका क्या होता है कि 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। अलग अलग बैटरी टेस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मेमोरी टेस्ट है, आपका फाइंड द नंबर टेस्ट है। इस तरह से 5 टेस्ट आपके इसमें होते हैं, जिसमें आपको सभी टेस्ट में क्लियर करना कंपलसरी होता है और इसका टी स्कोर निकाला जाता है। और टी स्कोर निकालने के बाद जब आपका मेरिट बनता है, तो इसमें एवरेज जो नंबर है, जो सभी बैटरी टेस्ट में लड़का क्वालिफाई करता है, उसके मार्क्स 20 से लेकर के 23 नंबर के आसपास में रहता है। हो सकता है कि आप 22 नंबर भी पाए हों और किसी एक बैटरी टेस्ट में आपने क्राइटेरिया को टी स्कोर आपने 42 टी स्कोर लाना होता है, जो कि आप नहीं पूरा किए हैं, तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर सभी में आप पास हैं, बाउंड्री पे हैं, तो हो सकता है आपके नंबर 20-21 के आसपास में आपका रहे। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेरिट कैसे बनता है। इसके बाद से देखिए साइको के बाद से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल चेक होता है, जिसमें विजन आपका 6/6 होना कंपलसरी होता है। रेलवे का सबसे टफेस्ट मेडिकल है ALP का मेडिकल, जिसमें A1 स्टैंडर्ड मांगा जाता है। बाकी किसी भी एग्जाम में आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो मेरिट है आपका कैसे बनता है, ये भी आप जान जाइए। मेरिट आपका देखिए बनेगा, जो आप पार्ट ए में CBT 2 के पार्ट ए में, जिसमें मैंने कहा था कि टारगेट आपको 75 प्लस लेकर के चलना है, इस पेपर का आपका 70% ही मार्क्स जुड़ता है और उसके बाद से साइको का 30% मार्क जुड़ता है। जो आपका रिजल्ट बन के आता है वो 30% कैलकुलेट करके ही आता है। तो डायरेक्ट आप 20, 21, 22 जो भी आप पाए रहेंगे उसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना होता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप 75, मान लीजिए आप 80 नंबर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप पार्ट ए में 80 नंबर पाते हैं तो इसका 70% आपका हो जाएगा 56 नंबर, और यहाँ पर आप अगर बढ़िया किए हैं तो 22 नंबर, और बहुत बढ़िया किए हैं तो आपने 23 नंबर आप पाए हैं। तो 23 और 56 को हम ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 79 मार्क्स आपका हो जाएगा। मतलब आप समझ जाइए कि CBT 2 के पार्ट ए में आप जितना नंबर पाए रहेंगे, 80 नंबर पाया है आपने, 79 नंबर पाया है, 78 नंबर पाया है, तो समझ जाइए कि साइको में अगर आप क्लियर करते हैं, बेहतर स्कोर करते हैं, तो भी आपका जोड़ करके 78, 79 के आसपास में ही रहता है। तो आपको ये मान के चलना है कि हमारा जो टारगेट है
पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट हमारा होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पूरा कि पेपर कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपने ओवरव्यू एक तरह से ले लिया है। बाकी और भी चीज़ें आपको जाननी है हर एक चीज़ को डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। द स्टूडेंट पे मैंने हर एक स्टेप पे CBT 1 कैसे क्लियर करना है, CBT 2 कैसे क्लियर करना है, साइको का पेपर कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के प्रिपरेशन के बारे में मैंने एक ALP 2024 के फोल्डर के नाम से बनाया हुआ है, तो उसमें आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। मेडिकल का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि तैयारी की हमें शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करने जाते हैं तो सिलेबस अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको एग्जाम की तैयारी करने का, और आप सही से समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर और GK, इसी 4 सब्जेक्ट में से आपके पेपर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देखिए इंपॉर्टेंस तो सभी को देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ज़माना नहीं रहा कि जब 20 नंबर 25 नंबर के आसपास में आपका सिलेक्शन CBT 1 आसानी से क्लियर हो जाता था। अभी क्या है कि मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते आप, रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जनरल साइंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इसका जो वेटेज है आपको पार्ट ए में भी देखने को मिलता है, मतलब CBT 1 में भी और CBT 2 में भी इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, अब देखिए इसका सिलेबस आपको पता कैसे चलेगा। 2024 का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सिलेबस लिखा रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको सिलेबस मतलब डिटेल में चाहिए तो आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीदेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो है बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बुक आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करिए कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का CBT 1 का आप एक बुक परचेज करके रख लीजिए। उसके बाद से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो समय समय के साथ आप चाहे तो खरीद सकते हैं। शुरू में आपको बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में आगे बताऊँगा। सेकंड है कि यहाँ पे देखिए बुक्स को लेकर के बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे किरण पब्लिकेशन का बुक्स आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। रुक्मिणी का भी आप ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी आर्यन पब्लिकेशन का आपको मिल जाएगा, RBD पब्लिकेशन का आपको मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा। इस तरह की सभी बुकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की बुक लेनी है, रीजनिंग की लेनी है, GK GS की लेनी है, और करंट अफेयर्स आपको या तो अरिहंत, घटना चक्र, समसामयिकी, महासागर, या फिर कहीं से कई लोग दृष्टि से पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें। और आपके जो लोकल मार्केट में भी करंट अफेयर्स की अच्छी अच्छी बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लेते हैं, वहाँ की PDF से भी डाउनलोड करके चीज़ों को आप पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो ऑप्शनल हो गया, इसको आपको अपने इच्छा से अनुसार किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके पास मंथली एक मैगजीन होनी चाहिए, और वही मैगजीन आपको एग्जाम तक टिल एग्जाम तक आपको वही मैगजीन फॉलो करते रहना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT को ही ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को पहले कवर करना है। बहुत सारे लोग थे जो 2024 वाले पेपर में NCERT को शुरू में नहीं पढ़ा, और CBT 1 में अच्छे खासे लेवल उसमें पूछे जाते हैं, ग्रुप D में अच्छे खासे NCERT से कवर किया गया था। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो NCERT को अभी से क्लास 9 और 10th का साइंस का खास करके NCERT आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसका मैं अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, आप जाकर के वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसको पढ़ा है, हर एक लाइन को जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है टेस्ट सीरीज, जिसको आपको देना है। शुरू में आपको टेस्ट सीरीज नहीं देना है, शुरू में आपको कम से कम 20 दिन 25 दिन आपको सिलेबस को ध्यान में रख करके हर एक सब्जेक्ट से 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से टेस्ट सीरीज पे जाना है, क्योंकि शुरू में आपके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब आपके 1 महीना 2 महीना प्रिपरेशन हो जाए तो आपको टेस्ट सीरीज आपको हर एक वीक में एक देना है। उसके बाद से और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको हर एक वीक में 2 टेस्ट सीरीज देनी है। तो ये हो गया सबसे ज़रूरी चीज़। उसके बाद से बात करते हैं यूट्यूब पे आप एंटरटेनमेंट को छोड़ करके आप पढ़ाई से रिलेटेड जितना ज़्यादा चीज़ें देखेंगे उतना आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा। तो कोशिश ये रहे कि यूट्यूब पे जो अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिलती हो, जहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादातर बातें की जाती हैं, जहाँ पे क्लासेस ज़्यादा होती हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपका जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो पाए। 6 नंबर यहाँ पे पॉइंट है कि रिवीजन करना है वीकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, आपको उसको रिवीजन करते हुए चलना है। जो आप नोट्स बना रहे हैं, देखिए कई लोग हैं केवल यूट्यूब देखते हैं, कोचिंग जाते हैं, नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हैं, उनका नुकसान जब पेपर आता है नज़दीक में तब होता है।
तो नोट्स आपको बना के रखना है। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। एग्जाम के बारे में आप जान गए हैं, बुक्स के बारे में आप जान गए हैं, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली हैं। तो अब शुरू कैसे हमें करनी है। देखिए कई लोग होते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि मुझे एलपी निकालना है और यूट्यूब से शॉर्ट्स वीडियो से देख करके मोटिवेट हो जाते हैं और शुरू में क्या करते हैं, वो अलग से एक टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें आप डेली उसमें रूटीन बनाते हैं कि 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा ऐसे पढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह का आप टारगेट बनाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो 2 दिन 3 दिन फॉलो होता है, फिर उसके बाद से बेकार हो जाता है। हमेशा आपको क्या करना है, वीकली टारगेट आपको बना के रखना है। वीकली टारगेट अगर आप फॉलो करेंगे तो होता क्या है कि आज आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई, कल नहीं भी हो पाई, तो आप परसों भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो वीकली टारगेट आपका होता है तो आप उसे अचीव कर पाते हैं। लेकिन डेली में क्या होता है, आपने आज पढ़ा नहीं पढ़ पाए तो फिर आपको डिमोटिवेट होने लगते हैं, फिर कहते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपका बैलेंस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हमेशा आप क्या करिए, वीकली टारगेट बनाइए। द स्टूडेंट चैनल पे 2024 की प्रिपरेशन को लेकर के वीकली टारगेट मैंने शुरू किया हुआ था, उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो जो लोग 2025 को फॉलो करना चाहते हैं वो लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए एकदम डेफिनेटली। आप उसी पैटर्न पे अगर आप हर एक वीक का टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपका मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक चीज़ को मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से बुक से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर शुरू से आपको पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी हुई हैं और उसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि हर एक वीक में एक मैथ्स का चैप्टर टारगेट में रखना है, एक रीजनिंग का चैप्टर टारगेट में रखना और एक करंट अफेयर्स का आपके पास बुक होनी चाहिए जो आप 2 वीक में या 3 वीक में कंप्लीट करेंगे। मतलब 1 महीने का करंट अफेयर मैं कह रहा हूँ कि आप 2 वीक में 3 वीक में कंप्लीट करिए। उससे नोट्स बनाइए। नोट्स भी आपका 1 मंथ का जो नोट्स होता है करंट अफेयर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ें आप लिखिए जो आप नहीं जानते हों। अब बात करते हैं कि डेली आपको 2 से 3 घंटा ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ये तो बात हो गई जब आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना ही लेना है। अगर आप किसी का बैच आपने परचेज किया हुआ है तो वहाँ पे हो सकता है 3 क्लासेस 4 क्लासेस वहाँ पे चलती हो, तो आप उसमें रेगुलरिटी ज़रूर बना के रखिए। ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा नुकसान वही होता है कि आज आपने पढ़ लिया, रिकॉर्डेड क्लास है, सोचते हैं कि चलिए ठीक है कल पढ़ लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेंगे, तो ये थोड़ा सा रेगुलरिटी आपके ब्रेक होती है। जो लोग ऑफलाइन सेंटर में जा करके पढ़ाई करते हैं उनका थोड़ा सा रेगुलरिटी बनी रहती है और वो लोग डिसिप्लिन में होकर के पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऑफलाइन भी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि यूट्यूब का सहारा जरूर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ट सीरीज की बात मैंने पहले ही बता दिया था कि कम से कम 20-25 दिन होने के बाद जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, आप एक ही सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करिए। पहले आपको CBT 1 की ही तैयारी करनी है। CBT 2 के बारे में बिल्कुल अभी मत सोचिए। पर ये सारी चीज़ें जो लोग पहले अभी इस साल उनका पहला अटेम्प्ट है और वो लोग अभी ALP के एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हैं तो वो लोग इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली उनका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 के लिए जिनका भी टारगेट है उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप उसमें जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। हर एक चीज़ को लेकर के मैं धीरे धीरे आपको गाइड करता रहूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।